दिसंबर 2025 के शुरुआत में हॉलीवुड में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो उसके स्क्रीन राइटर्स भी स्क्रिप्ट नहीं कर पाते। लूनी टून्स के क्रिएटर और बैटमैन, हैरी पॉटर जैसे कई फेमस मूवीज के प्रोड्यूसर वार्नर ब्रोस या WB ने अपने फिल्म स्टूडियो और स्ट्रीमिंग बिजनेस के लिए बिड्स इनवाइट किए। इंटरेस्टिंगली, टेक फोकस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, जिसे अपेरेंटली हॉलीवुड सीक्रेटली हेट करती है, उसने $72 बिलियन का विनिंग बेट सबमिट किया है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद रिजल्ट्स बहुत श्योर नहीं लग रहे हैं। नेटफ्लिक्स के विनिंग बिड को पैरामाउंट स्काईडांस या PSKY ने चैलेंज किया है। PSKY मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की प्रोड्यूसर है। इसे डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ और फाइनेंशियर जैरेड कुशनर और सऊदी अरेबिया और कतार के सॉवरेन फंड से बैकिंग मिली है। PSKY ने WB के पूरे बिजनेस का $108 बिलियन का हॉस्टाइल टेकओवर अनाउंस किया है। ये एक ऑल कैश ऑफर होगा और WB के इन्वेस्टर्स के लिए ये नेटफ्लिक्स से बेटर डील भी है। फिलहाल दोनों बिडर्स अपने केसेस बिल्ड कर रहे हैं। PSKY के CEO डेविड एलिसन ने कहा कि कंपनी का बिड एक स्ट्रॉन्गर हॉलीवुड बनाएगा, जिसमें कम जॉब लॉसेस होंगे और क्रिएटर्स पे ज्यादा फोकस होगा। नेटफ्लिक्स के CEO टेड सैरानोस ने कहा कि वो PSKY का बिड एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट हैं कि नेटफ्लिक्स ये डील क्लोज कर लेगी। WB, PSKY और नेटफ्लिक्स के बीच में तो काफी ड्रामा चल रहा है, लेकिन हम इसके थ्रू शो बिजनेस के बारे में समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस इंडस्ट्री से रिलेटेड रिस्क समझेंगे। उसके बाद हम इस इंडस्ट्री में टेक का इम्पैक्ट देखेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री में पुराने प्लेयर्स से नए प्लेयर्स का ट्रांजिशन भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शो बिजनेस या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ रिस्क समझते हैं। देखो दोस्तों, मूवी बिजनेस में कोई गारंटीज नहीं होते। आप पहले से नहीं बता सकते कि कोई मूवी सक्सेसफुल होगी या नहीं। हर सक्सेसफुल मूवी के लिए इंडस्ट्री में कई फ्लॉप्स भी हैं। कोई किसी स्टोरी में कई लाखों करोड़ों डॉलर्स डाल सकता है और फिर भी ऐसा हो सकता है कि मूवी चले ही ना। ये बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव और स्लो भी है। एक हाई बजट मूवी जिसमें बड़े एक्टर्स होते हैं या A-लिस्ट मूवी में कई साल और कई लाख डॉलर का अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लग सकता है। फिर मूवी बनने के बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में भी बहुत खर्चे होते हैं। इन सब खर्चों के बावजूद फिल्म मेकर्स के पास अपने पैसे वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, और यही है मूवीज बनाने का कॉस्ट। इन खर्चों के कारण ही ऐसे मैजिकल सीन्स बन पाते हैं। ये इंडस्ट्री कुछ हद तक वेंचर कैपिटल जैसे काम करती है, जहां हर मूवी एक स्टार्टअप जैसी होती है। प्रोड्यूसर्स और हर इंसान जो मूवी को फंड करता है, वो ये बेट लेता है कि कुछ अच्छी मूवीज बाकी लॉसेस को रिकवर कर लेंगी। बहुत सारे महंगे प्रोजेक्ट्स बैंकरोल या फंड किए जाते हैं, ये जानते हुए भी कि ये फ्लॉप हो सकते हैं, बस एक सुपर हिट मूवी को ढूंढने के लिए। इस वॉलेटिलिटी से डील करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कई स्टूडियोज अपने सक्सेसफुल IPs से और भी पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे WB के हैरी पॉटर के ओनरशिप को देखो। इससे कंपनी को फिल्म से एक स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम की उम्मीद थी। साथ ही साथ कंपनी को थीम पार्क्स और मर्चेंडाइज से नॉन फिल्म रेवेन्यू सोर्स भी मिल गया। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा गारंटीज नहीं होते। ज्यादातर दूसरे इंडस्ट्रीज को स्केल से फायदा मिलता है, लेकिन मूवी बिजनेस में इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। बस एक बड़ा प्रोड्यूसर होने और बहुत सारे मूवीज प्रोड्यूस करने से सक्सेस गारंटीड नहीं होता। कुछ फिक्स कॉस्ट हैं जो बहुत सारे मूवीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन बड़े एक्सपेंसेस जैसे हाई प्रोफाइल एक्टर्स और डायरेक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कॉस्ट्स हर नई मूवी के साथ फ्रेशली इनकर होते हैं। और तो और, अगर कोई IP सक्सेसफुल होता भी है तो इससे जुड़े टैलेंट को और ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। इससे मूवी बिजनेस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा एक्चुअली होता नहीं है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में मर्जर्स और एक्विजिशंस जैसे स्केल चेज करने वाले कॉर्पोरेट टैक्टिक्स ज्यादातर फेल हो जाते हैं। और इस इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स को एक और चीज अफेक्ट करती है, टेक्नोलॉजी। हॉलीवुड में टेक्नोलॉजी ने 2 तरीकों से एंट्री ली है। पहला था स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का मॉडल। इसका चैंपियन था नेटफ्लिक्स। स्ट्रीमिंग कंपनीज ने इंटरनेट के थ्रू कस्टमर्स तक कंटेंट डिलीवर करने का तरीका बदल दिया। नेटफ्लिक्स बेसिकली एक टेक कंपनी थी जो मूवीज के साथ काम करती थी। कंपनी का प्रोडक्ट उनके मूवीज या शोज नहीं है, इसका प्लेटफॉर्म इसका प्रोडक्ट है। इसके कारण कई सारे इकोनॉमिक्स का स्कोप बन गया। दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की तरह नेटफ्लिक्स को भी एक स्टेबल मंथली सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू स्ट्रीम मिला, और कंपनी ने एक्चुअल इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाए हैं। हर नए कस्टमर से कंपनी को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन इस कस्टमर तक कंटेंट पहुंचाने में कंपनी को ऑलमोस्ट ना के बराबर कॉस्ट्स बेयर करने पड़ते हैं। तो नेटफ्लिक्स इस बिजनेस में एक यूनिक प्लेयर बन सकता है जिसे स्मूथ, लो रिस्क, नॉन वॉलेटाइल रेवेन्यू मिलता हो। लेकिन टेक ने नेटफ्लिक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए। नेटफ्लिक्स का दूसरा बेट था कि ये कंटेंट क्रिएशन भी और कॉस्ट इफेक्टिव बना सके। कंपनी को लगा कि ये बहुत सारे मूवीज और शोज रिलीज कर सकती है।
फिर एक एल्गोरिदम के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकती है कि कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्हें डबल डाउन करना चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट्स इन्हें छोड़ देने चाहिए। इसलिए कंपनी ने कस्टमर्स को ऐसे शोज से बॉम्बार्ड करना शुरू कर दिया जिन्हें बिंज वॉच किया जा सके। पूरे के पूरे सीजन्स एक ही दिन में रिलीज कर दिए जाते थे ताकि एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके। 2022 तक नेटफ्लिक्स का प्रोडक्शन बजट दूसरे ट्रेडिशनल स्टूडियोज से भी ज्यादा हो चुका था और यहीं टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन का पोटेंशियल खत्म हो गया। Amazon प्राइम वीडियो जैसे दूसरे स्टूडियोज भी सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे। Amazon कॉस्ट्स कट कर सकता था और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू स्केल भी अचीव कर सकता था, लेकिन कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म के कंटेंट के लिए पुराने तरीके ही यूज करने पड़े। जैसे कंपनी ने MGM स्टूडियोज को एक $8.5 बिलियन के फेमस डील में अक्वायर किया। MGM के पास जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज का ओनरशिप था। इंडस्ट्री पे टेक फॉरवर्ड स्टूडियोज के थ्रू भी इम्पैक्ट पड़ा। इस फील्ड में स्काईडांस लीड कर रहा है। ऑरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन के बेटे डेविड एलिसन स्काईडांस के फाउंडर हैं, लेकिन स्काईडांस नेटफ्लिक्स की तरह डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये फिल्म प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा था। जैसे कंपनी अपने एनिमेशन फिल्म्स के लिए एक स्टूडियो इन द क्लाउड बना रही है, इसके लिए कंपनी ऑरेकल के साथ पार्टनर भी कर रही है। कंपनी के पास एक एडवांस्ड एडवर्टाइजिंग टेक स्टैक और एक पावरफुल एल्गोरिथमिक सिस्टम भी है जिससे ये अपने आईपीस का एंगेजमेंट बढ़ा सकती है। इन फैक्टर्स के कारण कंपनी WB जैसे कंपटीटर से ज्यादा लीन, फास्ट और टेक savvy बन जाती है। 20 सालों में स्काईडांस इतनी बड़ी हो चुकी थी कि इसने हॉलीवुड के एक 110-year-old जायंट पैरामाउंट को अक्वायर कर लिया। इन नए प्लेयर्स की तरह ही एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने भी मूवी बिजनेस में आ रहे चेंजेस के साथ बदलने की कोशिश की। कुछ समय के लिए इन्हें ऐसा भी लग रहा था कि ये सक्सेसफुल होंगे। 2022 में वार्नर ब्रदर्स के CEO डेविड ज़ास्लाव ने कहा था कि उनकी कंपनी रेजिलिएंट है। उन्होंने ऐसा तब कहा था जब नेटफ्लिक्स के प्रॉफिट्स वीक हो रहे थे। पूरे इंडस्ट्री को भी ऐसा ही लग रहा था कि स्ट्रीमिंग बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होने वाला था और नेटफ्लिक्स के स्टॉक्स गिर रहे थे। इस डिक्लेरेशन से बस 3 साल में इस स्टेटमेंट के सारे लोगों के पोजीशंस काफी बदल चुके हैं। वार्नर ब्रोस हॉलीवुड के जायंट्स में से एक था, लेकिन अर्ली 2020 से इसका पोजीशन वीक होने लगा था। कंपनी का एक पूरा जनरेशन फेल्ड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में ही चला गया। जैसे 2000 में वार्नर ब्रदर्स के पेरेंट कंपनी टाइम वार्नर ने AOL के साथ एक मेगा मर्जर किया था, लेकिन ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सबसे खराब मर्जर्स में से एक था। फिर 2018 में टेलीकॉम जायंट AT&T ने टाइम वार्नर अक्वायर किया। कई सालों के हाई कॉस्ट के बाद कंपनी ने वार्नर ब्रोस से 2022 में एग्जिट लिया और डिस्कवरी के साथ मर्ज किया, लेकिन ये मर्जर भी अनसक्सेसफुल था। इस वॉलेटिलिटी के बीच वार्नर ब्रोस के कोर बिजनेसेस जैसे ट्रेडिशनल केबल टीवी, CNN जैसे न्यूज चैनल्स और कई और बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहे थे। स्ट्रीमिंग सर्विसेज इन बिजनेसेस को चैलेंज कर रहे थे। कंपनी के लेगेसी IPs की वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो रही थी। इन चैलेंजेस से डील करने के लिए और नेटफ्लिक्स को काउंटर करने के लिए वार्नर ब्रोस ने HBO Max नाम का अपना खुद का स्ट्रीमिंग सर्विस भी स्टार्ट किया था। ये एक स्ट्रॉन्ग मूव लग रहा था। इस प्रोजेक्ट में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग IPs भी थे जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, लास्ट वीक टुनाइट, चर्नोबिल, सक्सेशन एटसेट्रा। लेकिन जहां कंपनी का कंटेंट स्ट्रॉन्ग था, वहीं इसके दूसरे एक्टिविटीज वीक हो रहे थे। खराब टेक्निकल एग्जीक्यूशन और प्राइसिंग और ब्रांडिंग मिस्टेक्स के कारण कंपनी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। एक पॉइंट पे तो HBO Max का लोगो इतने बार बदला जा रहा था कि कंपनी के एम्प्लॉइज तक कंफ्यूज हो गए थे। HBO Max का मार्केट पे कोई स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट भी नहीं बन पाया। ये बिजनेस हर महीने बस 1 to 1.5% बढ़ रहा था। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़े, वार्नर ब्रोस और बड़ी गलतियां करने लगा। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के थ्रू सेविंग्स जनरेट करने की कोशिश की, लेकिन इसके कारण कंपनी के पोटेंशियल IPs और ऑलमोस्ट कंप्लीटेड फिल्म्स को नुकसान हुआ। इन पैसों को पुराने डेप्रिशिएटिंग IPs को रिवाइव करने में यूज किया गया, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं था। इन सारे प्रॉब्लम्स के कारण 2022 टू 2024 तक कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बहुत गिर गए और जहां वार्नर ब्रोस के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे, वहीं नेटफ्लिक्स अपनी पोजीशन सुधार रही थी। बस कुछ सालों पहले नेटफ्लिक्स एक ऐसी कंपनी मानी जाती थी जो सैचुरेटेड कस्टमर बेस में नए इनरोड्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही थी। लेकिन फिर कंपनी ने अपने ऑपरेशंस में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाए और इवन कुछ ऐसी चीजें की जो उन्होंने कहा था वो कभी नहीं करेंगे। जैसे कंपनी ने 2022 में कहा था कि वो कभी अपने प्लेटफॉर्म्स पे एड्स नहीं चलाएंगे, लेकिन 2024 में कंपनी के एड टियर प्लान ने ग्लोबली 70 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स अट्रैक्ट किए। कंपनी ने पासवर्ड शेयरिंग के अगेंस्ट भी स्टेप्स लिए। ये एक कंट्रोवर्शियल मूव था, लेकिन इससे कंपनी को कई पेड यूजर्स मिले। कंपनी ने अपने वॉल्यूम फोकस्ड कंटेंट स्ट्रैटेजी को भी बदला।
पिछले कुछ सालों में नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे नए शोज आए थे, लेकिन इनमें से कोई भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। इनफैक्ट कंपनी के वन शॉट बिंज रिलीजेस के कारण इसके अच्छे शोज को भी बहुत कम टाइम के लिए एंगेजमेंट मिलता था। लेकिन अब कंपनी हर साल कम लेकिन हाई क्वालिटी मूवीज और शोज बना रही है। कंपनी अपने शोज रिलीज करने का तरीका भी बदल रही है। एक बार में पूरा सीजन रिलीज करने की जगह कंपनी अब अपने रिलीजेस कुछ हफ्तों में स्प्रेड कर रही है। कंपनी अपने लॉसेस को कम करने की कोशिश तो कर रही थी, साथ ही साथ कंपनी के इंटरनेशनल कंटेंट और स्पोर्ट्स के बेट्स भी अब सक्सेसफुल हो रहे हैं। साउथ कोरिया बेस्ड स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स का मोस्ट वॉच शो था। कंपनी ने माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल मैच के थ्रू लाइव स्पोर्ट्स सेगमेंट भी एंटर किया। ये कंपनी का हाईएस्ट स्ट्रीम्ड वन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट था। जनवरी 2025 तक नेटफ्लिक्स का बिजनेस बदल चुका था। कंपनी का सब्सक्राइबर काउंट 300 मिलियन तक बढ़ा और मार्केट कैप $400 बिलियन क्रॉस कर चुका था। ये डिज्नी के मार्केट कैप से भी ज्यादा है। स्काईडांस भी अपना बिजनेस कंफर्टेबली ऑपरेट कर रहा है। पिछले 4 सालों में इसने टॉप गन मैवरिक और मिशन इम्पॉसिबल के लास्ट 2 फिल्म्स रिलीज किए। टॉप गन मैवरिक 2022 का हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी था। कंपनी अपने एनिमेशन मूवीज का पोर्टफोलियो भी बढ़ा रही है। साथ ही साथ कंपनी ने स्ट्रीमिंग वॉर्स में ओवरस्पेंड नहीं किया, जिससे कंपनी का फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहा। स्काईडांस ने वार्नर ब्रोस जैसे अपना खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश नहीं की। कंपनी ने एप्पल टीवी प्लस जैसे दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनर किया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ने भी कंपनी को काफी मदद की। दूसरे एनिमेशन स्टूडियोज ऑन प्रीमाइस काम करते हैं, लेकिन स्काईडांस सब कुछ क्लाउड पे करता है। इससे कंपनी को फिल्म प्रोडक्शन में ग्लोबल स्केल मिलता है। पुराने स्टूडियोज ऐसा कभी नहीं कर पाए थे। कंपनी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में एआई और मशीन लर्निंग भी यूज कर रही है। जैसे अगर किसी मूवी में बहुत सारे एनिमेशंस हो तो एआई के थ्रू कंपनी ये ट्रैक कर सकती है कि कौन से एसेट्स कहाँ रीयूज किए जा सकते हैं। नेटफ्लिक्स, वार्नर ब्रोस और पीएसकेवाई के इस डील के बाद हॉलीवुड काफी बदल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस को अक्वायर करेगा या पीएसकेवाई? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।